एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। हमारे पास जो पहला एल्कीन होता है, एल्कीन होते क्या है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अब जो हमारे पास पहला एल्कीन है वो है इथीन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। मिथीन नहीं पॉसिबल क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो दो कार्बन तो एटलीस्ट हमारे पास होने चाहिए। C2H4 नॉट 6, सॉरी। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास प्रोपीन। C3H6। इसी तरह फिर हमारे पास ब्यूटीन, C4H8। अब ब्यूटीन से ऑनवर्ड आप डबल बॉन्ड कहाँ लगा रहे हो उससे भी फर्क पड़ेगा और आइसोमर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैंने फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया है तो इसको हम ब्यूटीन भी कहते हैं। अगर मैंने सिर्फ ब्यूटीन लिखा है तो इसका मतलब ये भी है कि डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, तो इसको ब्यूट वन इन भी कहेंगे अगर हमें नेमिंग करनी है प्रॉपर। लेकिन अगर मैंने डबल बॉन्ड, लेट्स से सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में लगाया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इन। अब अगर मैं इसको ब्यूटीन बोल दूंगा तो ब्यूटीन बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। अब अगर वो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो उसको मुझे ब्यूटीन बोलना पड़ेगा, वरना अगर मैं सिर्फ ब्यूटीन लिखूंगा तो आप बाय डिफॉल्ट समझोगे कि वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर भी हो जाएंगे क्योंकि देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H8, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये इनका दोनों आपस में एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग इस तरह से बनाएं CH3 और फिर CH2CH और मैं आखिर के दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं यहाँ पे, तो ये हमारे पास वही चीज है जैसे क्या कहते हैं, जो जैसे मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये वही है। क्योंकि अब जो मैं नंबरिंग करूंगा वो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड पे छोटा नंबर आए। तो मैं नंबरिंग फिर यूं लेफ्ट टू राइट स्टार्ट नहीं करूंगा इसकी, मैं इसकी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करूंगा ताकि डबल बॉन्ड पे छोटा नंबर आए। तो 1 2 3 4 और फिर इसको मैं नेम दूंगा तो इसका नाम जो है वो ब्यूट वन ही नहीं हो जाएगा। और अगर दो स्ट्रक्चर्स का नाम सेम है तो मतलब वो स्ट्रक्चर्स भी सेम है, तो ये आइसोमर नहीं होगा। ये वही वाला स्ट्रक्चर है जो वन है, बस इसको मैंने पलट के रख दिया। तो मैं इनमें से कोई एक ही काउंट करूंगा, वन और थ्री में से मैं या तो वन को काउंट करूंगा या थ्री को काउंट करूंगा। इसी तरह हमारे पास आगे ब्यूटीन के आगे आ जाएगा पेंटीन, C5H10। ठीक है, इसमें अब इसमें भी आप डबल बॉन्ड पहले दो कार्बन के बीच में भी लगा सकते हो, जगह CH2CH CH2CH2CH3। तो इसका नाम, इसको हम पेंटीन भी कह सकते हैं या पेंट वन इन।
इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड की पोजीशन में अगर आगे पीछे करता रहूं तो उस हिसाब से भी इसके आइसोमर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में लगा दो, तो ये हो जाएगा पेंटुइन। ठीक है। हाँ, अगर मैं डबल बॉन्ड जैसे इंडो कार्बन के बीच में लगा दूं तो ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर और ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर ये सेम बनेंगे, क्योंकि जब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो मैं नंबरिंग पे राइट टू लेफ्ट करूंगा ताकि डबल बॉन्ड छोटे नंबर पे लाई करे, तो ये भी पेंटुइन बनेगा। तो ये एक ही नाम बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, ये एक ही स्ट्रक्चर है, तो मैं इनमें से कोई एक काउंट कर रहा हूँ। इसी तरह पेंटुइन के मैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर्स भी बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे करने के बजाय मैं इसकी चेन भी बना सकता हूँ। जैसे ब्यूटीन में भी हम जैसे चेन आइसोमेरिज्म कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम चेन भी बना सकते हैं इसकी। ठीक है, अब इसका नाम बताओगे क्या होगा? नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड पे छोटा नंबर लाई करे, 1 2 3 4। कोई नाम बताएगा मुझे इसका? पेंटुइन। टू मिथाइलिन। मिथाइलिन नहीं, मिथाइल जो है वो ब्रांच में आ गया ना, तो पहले ब्रांच वाला लिखेंगे, सेकंड कार्बन पे है तो 2 मिथाइल ब्यूट, क्योंकि अब लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें 4 कार्बन है, तो इसको क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, 4 कार्बन की है, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है, उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट वनीन। सही। सर ये दोबारा बताएं। देखो इसकी मुझे नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, और इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि मैंने एक हाइड्रोजन नहीं हटाया, मुझे हाइड्रोजन हटा देना चाहिए पहले से, क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करूंगा कि इस पूरे इसमें लॉन्गेस्ट चेन, देखो एक चेन तो ये बन सकती है जो कि 3 कार्बन की है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं बनेगी। लॉन्गेस्ट कौन सी बनेगी, ये वाली चेन जिसमें हमारे पास 4 कार्बन आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसको नंबरिंग करूंगा, और नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उस पर छोटा नंबर लाई करें। मतलब अगर मैं नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करूँ 1 2 3 4 तो थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूँ 1 2 3 4 तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो मैं नंबरिंग इस तरह से करूंगा लेफ्ट टू राइट। ब्रांचेस में जो भी चीज होती है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे ब्रांच में मिथाइल है तो मैं क्या लिखूंगा, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका नाम लिखते हैं, फिर लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा वो, और जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे है तो ब्यूट 1 इन। आई सर बात हम समझ? ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। ब्यूटेन नहीं लिख सकते, क्योंकि ब्यूटीन, हाँ ब्यूटीन लिख सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे नहीं होता तो फिर ब्यूटीन नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, CH3 CH3। अब इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो, तो वो ये वाली हो गई। नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने में 1 2 3 4,
तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लाई कर रहा है। अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करोगे 1 2 3 4, तो अब भी सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आएगा। तो नंबरिंग आप किसी भी तरह दे सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी। लेकिन जब मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दे रहा हूँ तो जो मेरी ब्रांच है ना वो भी छोटे कार्बन पे आ रही है। ठीक है, तो हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे क्योंकि ब्रांच भी हमारी पे 2 पे आ रही है। इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 नंबरिंग में ये ऊपर 1 2 लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। सही है। सर इसके अंदर नेमिंग के अंदर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेमिंग नहीं करते वैसे? हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करते हैं ब्रांचेस के साथ। अब इसमें ब्रांच ही एक है मेरे पास, तो मैं अल्फाबेटिक का ऑर्डर किससे मैच करूं इसका? ये जो ब्यूट है ये तो मेरे स्ट्रेट चेन को शो कर रहा है। ठीक है, इन जो होता है डबल बॉन्ड वो हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं। और ब्रांच में हमारे पास मिथाइल है और ब्रांच में सिर्फ एक ही चीज है मेरे पास। सही। तो सर अगर हाइपोथेटिकली अगर एक और इथीन इथाइल होता तो हम पहले इथाइल लिखते फिर मिथाइल देन ब्यूटूइन। बिल्कुल, लेकिन पेंटीन में इथाइल में ला नहीं सकता, तो मैं हेक्सीन बना के देख लेता हूँ उसके लिए। ये सारे पेंटीन के स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो जाएंगे। अब देखो मैं बार बार स्ट्रक्चरल वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर आइसोमर है जो मैंने ब्रांचेस आगे पीछे करके बनाए हैं या डबल बॉन्ड आगे पीछे करके बनाए हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमर जो होते हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं। या तो मैं चेन आइसोमेरिज्म करूं जिसमें मैंने ब्रांच बना दी है, लॉन्गेस्ट चेन 5 की थी पहले पेंटीन में, मैंने तोड़ के एक कार्बन को निकाल के ब्रांच में कहीं लगा दिया, तो वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, फिर होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे करता हूँ, जैसे मतलब किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आगे पीछे करता हूँ। इसमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, तो मैं इस मॉलिक्यूल में चेन आइसोमेरिज्म भी कर रहा हूँ और साथ में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो होती है कि मैं फंक्शनल ग्रुप ही खत्म कर दूं, चेंज कर दूं फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटीन है ना, इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर मैंने, याद है इसका साइक्लिक कंपाउंड बनाया था लास्ट क्लास में, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला तो C4H8 ही है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ब्यूटीन वाला ही फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये भी आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में ही आता है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। सर 2 मिथाइल ब्यूटा 1 इन का स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनेगा? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन का क्या पूछा आपने, क्या बनेगा? स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ना, ये साइक्लिक कंपाउंड, इसको फिर हम क्या कहेंगे? साइक्लो ब्यूटीन, सॉरी साइक्लो ब्यूटेन। डबल बॉन्ड तो नहीं है ना कोई। और इसका स्केलेटल फॉर्मूला सिर्फ हम यूं करके बनाएंगे, एक बॉक्स, हाइड्रोजन लगाते नहीं है स्केलेटल फॉर्मूला में। हर जॉइंट पे कार्बन होता है, वो ऑब्वियस होता है, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। इसलिए मुझे ना तो कार्बन लगाने की जरूरत होती है ना हाइड्रोजन। अब देखो इनके साथ साथ अगर स्केलेटल फॉर्मूला भी देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ब्यूटीन से हमने स्टार्ट किया था, तो यहीं से सबके स्केलेटल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ब्यूट 1 इन का स्केलेटल फॉर्मूला कैसा होगा? 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, और फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में यूं शो करूंगा। इसी तरह ब्यूट 2 इन में सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में यूं शो कर दूंगा।
इसी तरह पेंट-1 में 1 2 3 4 5 फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी तरह पेंट-2 में सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बारी आई 2 मिथाइल ब्यूट-1 इसमें 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पे ब्रांच है CH3 की और फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो ये हमारे पास स्केलेटल फॉर्मूला किसका हो गया 2 मिथाइल ब्यूट-1। सही है मरियम? जी सर। अच्छा, अगर मुझे 2 मिथाइल ब्यूटीन का स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है तो वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। वन टू थ्री फोर सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जो मेरा फोन मिथाइल देखो चेन है वो यहाँ पर है। मुझे। सही? मुर्तजा 2 डिवाइसेस से लॉगिन हुए वो। तो हमारे पास ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर अभी हम पढ़ रहे हैं। एक टाइप की और आइसोमेरिज्म आ जाएगी एएस में, है ना, भी एल्कीन से, और एल्केन में भी होती है जो अभी तक हमने देखी ही नहीं है। इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही देख रहे हैं। इसी तरह हेक्सीन जो हेक्सीन को स्किप करते हैं, ऑक्टीन पे चलते हैं। ठीक है, C8H16। अब इसमें आप बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हो, डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे करके भी बना सकते हो, ऑक्ट-1, ऑक्ट-2, ऑक्ट-3 इस तरह से करके, और साथ में आप इसकी चेन आइसोमेरिज्म भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब मैं जो है हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाने पड़ते हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, जल्दी हो जाए ताकि हमारा काम। इसी तरह अगर मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक C लगा दिया, यहाँ पे C और C2 लगा दिए, तो कितने टोटल कार्बन हो गए 3 4 5 6 7 और डबल बॉन्ड जो है मैंने लेट से इन दो के बीच में लगा दिया है। अब हाइड्रोजन में यूं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला की तरह CH3 और CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये इसमें टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने बाकी जगह हाइड्रोजन लगाए हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मूला C8H16 बनेगा। अच्छा, अब इसकी नेमिंग किस तरह से करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये 3, और लॉन्गेस्ट चेन में यूं भी जा सकता हूँ, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ब्रांच में ना जाऊँ, यूं ले जाऊँ, तो इसमें भी हमारे पास 5 ही आ रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, जिस भी तरह लेना चाहो ले सकते हो। मैं स्ट्रेट जो बनी हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे स्ट्रेट, उसी को लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूँ। अब आपने नंबरिंग कैसे करनी है? देखो, नंबरिंग अगर लेफ्ट टू राइट करोगे 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड जो आ रहा है आपका वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है। सेकंड कार्बन पे आपका एक मिथाइल ब्रांच भी आ रही है, और थर्ड कार्बन पे आपकी एक इथाइल ब्रांच भी आ जाएगी। ये जो नीचे हमारी बनी हुई है जो CH2 CH3 है, बेसिकली इसको मैं इथाइल ब्रांच भी कह सकता हूँ ना, C2H5 भी लिख सकता हूँ उसको कंडेंस करके। अगर आप नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करोगे तो 1 2 3 4 5, तो बेसिकली नंबरिंग कैसे करनी है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पे, कि डबल बॉन्ड जो है सबसे पहले छोटे नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद ब्रांच अगर बड़े छोटे पे आ गई है तो ब्रांचेस के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे,
लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो छोटे कार्बन पे आना चाहिए, छोटे नंबर पे। तो मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा ताकि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए। अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर देता हूँ तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। हमें सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड रखना है, छोटे नंबर पे, जिससे भी छोटे नंबर पे आ रहा हो। अब इसकी नेमिंग बताओ जल्दी से राहिम। 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटुइन। 2 इथाइल पहले लिखोगे ना? हाँ 2 इथाइल, इथाइल 2 पे कहाँ है? नहीं 3 3 इथाइल इथाइल 2 मिथाइल पेंटुइन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट पेंटुइन। 2 इन। जबरदस्त, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो नेमिंग सीखते जाओगे। आखिर में हम लोग इस नेमिंग को समराइज भी करेंगे एक बार, सारी एक साथ, लेकिन हर चैप्टर में नेमिंग अलग अलग पढ़ेंगे। सर क्योंकि इथाइल 3 इथाइल के अंदर 2 कार्बन आ रहे हैं, 3 इथाइल नहीं होगा? इथाइल जो है वो 2 कार्बन जब साथ पढ़ रहे हो तो हम इसको, जब इस पूरे को तो हम इथाइल कह रहे हैं, C2H5। ओके ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा। अब देखो ये और भी इसमें चीजें बन सकती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से बनाता है इसको कि यहाँ मैंने एक CH3 लगा दिया, यहाँ मैंने एक CH3 लगा दिया, यहाँ एक CH3 लगा दिया, या यहाँ अगर C2H5 लगा के देखें तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड मैंने इन 2 कार्बन के बीच में लगा दिया, लेट से 1 2 3 4, 1 2 3 4 और CH3। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 5 10 10 और 6 16। और कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, बना तो ऑक्टीन है CH16। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें जब आइडेंटिफाई करोगे तो अगर मैं यूं कर देता हूँ ना लॉन्गेस्ट चेन, तो इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं चेन यूं ले जाऊं, ये वाला नीचे वाला कार्बन ले लूं तो इसमें भी 4 आ रहे हैं। और तीसरा क्या हो सकता है कि मैं यूं जाऊं 1 2 3 और यहाँ पे इसमें कितने आ रहे हैं? 5 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन में ग्रीन वाली लूंगा जिसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। मतलब इसको अगर मैं तुम्हारे लिए इजी करके लिखना चाहूँ तो C2H5 को अगर मैं खोल के लिख दूं तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। और लॉन्गेस्ट चेन में ये वाली ले रहा हूँ। और इस लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग हम कैसे करेंगे कि डबल बॉन्ड छोटे नंबर पे आए, छोटे कार्बन पे 1 2 3 4 5। अब नाम बताओ इसका। सर ये अब देखें यहाँ 2 मिथाइल हैं, सो इसको जो है हम क्या 2 मिथाइल 3 मिथाइल करके देखो दोनों पे मिथाइल ही है ना, तो एक साथ लिख दो 2 3 ट्राई मिथाइल। डाई होगा सर या ट्राई होगा? 3 हो गए ना, 1 अच्छा 2 और 3। 2 3 ट्राई मिथाइल और कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन जो है उसमें 5 है, पेंट। और डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे 2 3 ट्राई मिथाइल पेंट 1 ई। सही। सर अगर 4 ठीक है, मिथाइल होते तो हम लोग टेट्रा मिथाइल लिखते, क्या लिखते अगर 4 जी मिथाइल बिल्कुल, होते तो? टेट्रा मिथाइल लिखते। ओके। ठीक है,
तो इस काम की ना बड़ी प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को। अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर अब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो वो, अगर इसमें 3 6 मैंने लिए ना, तो ये हेक्सीन तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं लगाऊं तो 2 कार्ब हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, एक हाइड्रोजन ये, दिस इज 2, फिर 1 3 और फिर ये 1 और ये CH3। तो इसका अगर मैं वो लिखूं फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कितने कार्बन मैंने लगाए, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये C6H12 हेक्सीन तो नहीं बना, लेकिन ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जरूर बन गया है मेरे पास, जिसमें डबल बॉन्ड है और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। तो ऐसे नंबरिंग, इसका नाम कैसे दोगे? लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो, तो लॉन्गेस्ट चेन तो तुम्हारे सामने ये वाली आ गई, जिसमें 6 कार्बन है। इसकी नंबरिंग अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, पहले और चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट पे और फोर्थ पे। सही है। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हो इसकी, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सेकंड और 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो देखो, नंबरिंग ऐसे करो कि छोटे नंबर पे पहले डबल बॉन्ड पड़ जाए, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो उस हिसाब से नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट करूंगा। और इसका हम किस तरह से नाम देंगे? अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, अब नाम बता सकते हैं कोई इसका? 1, सर 5 1, 5 पहले 5 लिखे हैं, इन तो हम बाद में लिखते हैं ना। अच्छा 1, हाँ, कॉमा कॉमा 5 हेक्स, 4 होगा ना, 4 पे पहले आ रहा है ना। अच्छा 4 है, सॉरी, अच्छा 1, 4 हेक्स हेक्स इन, हेक्स, आगे बोलो ना। इन, इन, 2 इन है ना। दो कहाँ, अरे 2 डबल बॉन्ड है ना, तो डाइइन बोलेंगे ना, डाइइन। तो इसको बेसिकली नाम हम ऐसे करेंगे, हेक्स 1 4, क्योंकि 1 4, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो 1 4 किसके लिए लगा रहे हो? हेक्स 1 4 डाइइन, डाई शो कर रहा है 2 डबल बॉन्ड। सर मैंने डाई नहीं समझा, मैंने हेक्स 1,4 इन सोचा था, हाँ, जैसे डाइइन, ठीक है। अब अगर कोई ब्रांच होती ना इसमें, तो फिर हेक्स से पहले उस ब्रांच का नाम आता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया C2H5, यहाँ पे लगा दिया CH3, एक लगा दिया Cl, एक लगा दिया Br। ठीक है, अब नाम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन ये वाली जो सामने दिख रही है, नंबरिंग कर दो कि डबल बॉन्ड जो है वो, अब मैं लेफ्ट टू राइट करूं, राइट टू लेफ्ट करूं, तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ ही जाना है, तो लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो। देखो सर अब ये बी इसमें आर है या ब्यूट है ये? Br है भाई। अब देखो ब्रांचेस में एल्काइल भी हैं, मिथाइल और इथाइल भी हैं, और हेलोजेंस भी हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन भी है। तो पहले एल्काइल लिखें या पहले हेलोजेंस लिखें? तो हेलोजेंस पहले लिखते हैं। सर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर इथाइल, फिर मिथाइल। पहले क्लोरो, क्योंकि सी पहले, हाँ पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर इथाइल, फिर मिथाइल। सही है। तो क्या हो जाएगा ये 7 7 ब्रोमो,
ब्रोमो 6 chloro 6 chloro क्लोरो 4 ethyl 4 इथाइल 2 2 methyl मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। 2 4 6 ऑक्ट 2 oct 2 4 6 4 6 आगे trimethyl triethene ट्राइन triene sorry ट्राइन। ठीक है, आया मजा? तो सर ये इतना देखो, लंबा नाम लेता कौन होगा? जो केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री को यूज करता है आगे वो लिखते हैं। अच्छा देखो, ये नेमिंग ही है जो कि ना हमें बेसिकली डिफरेंशिएट करके दे रही है। नाम है तो हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एनीवेज, इतना नंबर नाम तुम्हारे पास नहीं आ जाएगा लिखने के लिए, लेकिन छोटे आते हैं। लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम एक्सट्रीम मेजर्स ले रहे हैं। ठीक है, डेस्परेट टाइम कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। सर ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दैट आर यूज्ड वाइडली? यार एग्जिस्ट तो Such बहुत कुछ long name. करता है, बहुत कुछ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, बनाए भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑक्टीन तक तो एग्जिस्ट करता ही है ना, पेट्रोल की फॉर्म में। उसके ऊपर भी वैक्स हो गया, वो C11 तक भी एग्जिस्ट करते हैं, उससे ऊपर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास एल्कीन्स हैं। अब एल्कीन्स के जरा कुछ रिएक्शंस पे चलते हैं। पहला हमारे पास एल्कीन का रिएक्शन है कंबशन, जैसे एल्केन का होता है, जिसमें किसी एल्कीन मॉलिक्यूल को, एल्कीन कंपाउंड को, जैसे C8H18 है, ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, CH18 तो एल्केन हो जाता है। ऑक्टीन H16 जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। अगर कंप्लीट कंबशन है, इसको बैलेंस कर सकते हो। 8 यहाँ पे आ जाएगा, इसका 16 का हाफ करके यहाँ लिख दो। बाकी ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 2 16, 8 1 8। टोटल ऑक्सीजन इसमें कितने हो गए? 24। 24 का हाफ करके ऑक्सीजन के साथ लिख दो 12। सही है। इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो तुम्हें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। बाकी एल्कीन्स के ना तुम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं ओ लेवल में, एडिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी बताता जाता हूँ सारे। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर आपको अपना ओ लेवल का एल्कीन याद हो ना, तो कंबशन रिएक्शन के बाद आपने ये सारे एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन के पढ़े हैं, जिसमें आप एल्कीन के अंदर क्या करते हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन या मार्जरीन मेकिंग वाला रिएक्शन था। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन कहते हैं, जिसके लिए हम लोग टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी इसको कहते हैं। क्योंकि ब्रोमीन जो है वो अगर एल्कीन है तो ब्रोमीन डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगी, और ब्रोमीन का जो कलर है रेड ब्राउन कलर, वो खत्म होके कलरलेस हो जाएगा। तो अगर एल्कीन है तो ऐसा होगा, एल्केन है तो नहीं होगा, इसलिए इसको टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी कहते थे। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एडिशन ऑफ वाटर अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए। तो जल्दी जल्दी से अगर ये रिएक्शन देख लो कि अगर मेरे पास इथीन है, इथीन के अंदर अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड करानी है तो मैं निकल एज अ कैटलिस्ट और 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको ऐड कराता था। तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और एक एक वैलेंसी फ्री होगी तो डबल बॉन्ड खत्म होने की वजह से यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इथीन से इथेन बन गया, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया।
और इसकी रिएक्शन कंडीशन ये होती थी निकेल एज अ कैटलिस्ट इन 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये हमारे पास मार्जरीन मेकिंग के लिए ये रिएक्शन यूज होता है, जिसमें हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, वेजिटेबल ऑयल को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते थे, मतलब बटर मार्जरीन मेकिंग बनाते थे ताकि उसका टेक्सचर जो है वो बटर जैसा आ जाए, क्योंकि बटर जो होता है वो एनिमल फैट होता है जिसमें सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिर हमने ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा था, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड खत्म होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये हमारे पास 1,2, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और इसकी रिएक्शन कंडीशन क्या होती थी कि अगर मुझे ब्रोमिनेशन करवाना है तो ये रिएक्शन कंडीशन तो इसकी नहीं है यहाँ पे, छोड़ो। ये वाला था, ये असल में बेसिकली ये जो है ना रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है, ये यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ है, पुराना हैंड आउट है। ये इसकी रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, टेस्ट फॉर एल्कीन भी कहते हैं इसको। ब्रोमीन जो होता है वो रेड ब्राउन या ऑरेंज इस तरह के कलर का होता है। इसके अंदर अगर हम ब्रोमीन डालते हैं, अगर एल्केन में ब्रोमीन डाला और एल्कीन में ब्रोमीन डाला, तो जब एल्केन में ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन एल्केन के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो वो एल्केन का कलर जो है वो अपने जैसा करवा लेगा, रेड या ऑरेंज या रेड ब्राउन कलर। लेकिन एल्कीन में डालोगे तो ब्रोमीन जाके एल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, देखा ना, डबल बॉन्ड खत्म होगा और वहां पे ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा, तो ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में नहीं रहा, और ब्रोमीन Br2 का कलर बेसिकली रेड ब्राउन या ऑरेंज होता है। तो एल्की ब्रोमीन को हम कहते थे, ब्रोमीन एल्कीन के अंदर डलने के बाद डीकलराइज हो जाता है, इसलिए इसको हम एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन भी लेते हैं। अगर किसी एल्केन और एल्कीन के बीच में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्योंकि देखने में दोनों कलरलेस हैं, तो हम इसमें ब्रोमीन डाल के आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी वैसे ही रिएक्शन है जिसमें एक हाइड्रोजन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और एक पे Cl लग जाएगा। तो ये हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बना है इसको हम कहेंगे, ये सेकंड कार्बन पे लगा है ना, नंबरिंग दोगे तो उसकी ओ लेवल में तो नंबरिंग नेमिंग नहीं करते थे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह एल्कीन में हमने जब वाटर ऐड कराया था तो उसको हम कहते थे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 70 एटमॉस्फेयर इसमें हम लेते हैं। तो वाटर ऐड, डबल बॉन्ड खत्म होगा, एक जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे, मतलब ये डबल बॉन्ड जब खत्म होगा एक जगह पे H ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे OH ऐड हो जाएगा। अब OH को ऐड होने का, OH को जो है ना हम अलग से फंक्शनल ग्रुप बना के नहीं लिखते, वैसे इसका नाम तो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑल जिसको कहते हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है तो इसको हम नाम क्या देते थे, इथेनॉल। तो ये भी एक रिएक्शन था एल्कीन का, एडिशन रिएक्शन। फिर इसी तरह एल्कीन की क्रैकिंग भी होती है, जैसे एल्केन की क्रैकिंग होती है इसी तरह एल्कीन की क्रैकिंग भी होती है। तो अगर एल्कीन की क्रैकिंग यूजुअली बड़े मॉलिक्यूल की होती है, लेकिन हम क्रैकिंग रिएक्शन में एल्कीन प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है, ये हमें याद होना चाहिए, जो कि हमने एल्कीन में भी देख लिया है। ठीक है, तो द सेम थिंग। और ये ओ लेवल में एक क्वेश्चन और आता था, क्रैकिंग अगर हुई हुई है, C8H18 है मेरे पास, ऑक्टेन है, ये क्रैक हुआ तो ये इथीन बना, इथीन के साथ एक मीथेन बना, और वो बोल रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन और भरा है। तो अब 3 कार्बन तो ऑलरेडी बन गए इथीन और मीथेन की सूरत में, तो बाकी 5 कार्बन बचे हैं, तो 5 कार्बन और कितने हाइड्रोजन बचे हैं वो 7 लगा दोगे यहाँ पे, तो जो एक और प्रोडक्ट है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है पेंटीन। ठीक है, ये हमारा ओ लेवल का एल्कीन्स है जो कि बहुत आसान था। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन और उसके बाद एडिशन रिएक्शन। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम पढ़ने तो वही वाले रिएक्शन जा रहे हैं दोबारा से, एडिशन ऑफ ब्रोमीन एल्कीन्स में ही पढ़ रहे हैं, या इसको हम ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था ना एल्केन्स में,
ओ लेवल ऑर्गेनिक में वो रिएक्शन की इक्वेशन पढ़ी थी लेकिन मैकेनिज्म नहीं देखा था। इसी तरह ओ लेवल में आपने एडिशन पढ़ी है एल्कीन्स की लेकिन मैकेनिज्म नहीं देखा। अब मैकेनिज्म देखेंगे, इसको हम ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कहते हैं। तो किसी एल्कीन में जैसे इथीन ही ले लेते हैं अभी C2H4, अगर इसमें मैं ब्रोमीन वाटर ऐड करा रहा हूँ ब्रोमिनेशन, तो ये क्या बन जाएगा C2H4Br2। इसका कलर रेड ब्राउन या ऑरेंज का कुछ शेड होता है और ये फिर कलरलेस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी कहते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा इसका ये देख लेते हैं। देखो मेरे पास एल्कीन जो है ना, इसको मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से बना रहा हूँ ऊपर नीचे। ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इस डबल बॉन्ड में एक खास बात क्या होती है कि पहला जो सिंगल बॉन्ड बना होगा तो वो तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। बॉन्डिंग में हमने देखा ना कि मतलब जो इनके 2pz होंगे कार्बन के, वो आपस में साइडवेज ओवरलैप कर रहे होंगे, पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। और पाई बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो सिग्मा बॉन्ड के एक्सिस के ऊपर और नीचे घूम रहा होता है। तब इसको हमने बॉन्डिंग में देखा ना कि डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो द बॉन्ड होती है, लाइक दिस। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो हाईली नेगेटिव चार्ज रीजन होता है, जिसकी वजह से अगर इसके पास से कोई पॉजिटिव चीज गुजरेगी तो वो उसको अटैक करेगा। अब हम लोगों ने देखो जब होमोलिटिक फिजन पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल मेरा, जैसे ब्रोमीन है, ये इस तरह से ब्रेक हो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाए, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास चले जाएं, तो ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग को या बॉन्ड फिजन को हम कहते थे होमोलिटिक फिजन, जिसके अंदर हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। मतलब दोनों ब्रोमीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फ्री रेडिकल्स। इसी तरह अगर बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से हो कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वली डिवाइड हो। अनइक्वली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाए, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस एटम के पास जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिससे छिनेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसी फिजन को हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेट्रोलिटिक फिजन। और हेट्रोलिटिक फिजन में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जिसके ऊपर जो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखो होगा क्या कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है ना, वो Br2 इस तरह से जब डबल बॉन्ड के पास जाएगा तो डबल बॉन्ड जो है ना उसका ये जो रीजन है डबल बॉन्ड का, ये हाईली इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, नेगेटिव है। ब्रोमीन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में है इनके, क्योंकि दोनों के दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों इक्वल पावर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो वो बीच में है। लेकिन जैसे ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल इसके करीब जाएगा ना, जैसे जैसे इसके करीब जाएगा तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज रीजन है ना, ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये उसको दूसरे ब्रोमीन की तरफ रिपेल करेगा। दूसरे ब्रोमीन के तो मजे आ गए क्योंकि दोनों ही खींच रहे थे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी तरफ। तो जो दूसरा ब्रोमीन है, जब थोड़ा सा पुश मिलेगा इलेक्ट्रॉन को राइट वाले ब्रोमीन की तरफ, तो क्या होगा कि जो राइट वाला ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाना शुरू होगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लेफ्ट वाला ब्रोमीन है उससे इलेक्ट्रॉन दूर जाना शुरू होगा तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इन चार्जेस की वजह से जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ब्रोमीन पॉजिटिव पे, तो ये डबल बॉन्ड है ये अटैक कर देगा, ये मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस डबल बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव को अटैक कर देंगे। तो ये जो हम एरोज बना रहे हैं ना,
इन एरोज के मार्क्स होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने में। अगर ये मैं अलग से तुम्हें दोबारा बना के दिखाऊं तो ये हम देखो इस तरह से बनाते हैं कि ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्शियल नेगेटिव राइट वाले ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पार्शियल नेगेटिव हो गया और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव हो गया। जो पार्शियल पॉजिटिव वाला ब्रोमीन होगा उसको डबल बॉन्ड अटैक करेगा, तो एरो आप हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हो। जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम एरोज बनाते हैं ये हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बनाते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सराउंडिंग में है और पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव पे है। समझ आ रही है ना यहाँ तक बात? जी सर। अच्छा तो देखो होगा क्या जब इसने इसको अटैक करा ना, तो अब अटैक करके बुला तो लिया अपनी तरफ, लेकिन अब वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है, क्योंकि जो ब्रोमीन नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। देखो उसके तो मजे आ गए ना, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा था लेकिन दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन पावरफुल थे। जब वो डबल बॉन्ड की तरफ मॉलिक्यूल हुआ तो जो राइट साइड पे था, जो फार्दर अवे फ्रॉम द डबल बॉन्ड था, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए तो वो तो फौरन खींच के ले गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो दूसरा ब्रोमीन रह गया वो तो बगैर इलेक्ट्रॉन के रह गया ना। अब कार्बन ने हरकत तो कार्बन ने की थी, तो अब कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को ऐसे तो नहीं अपने साथ लगा सकता ना। जब तक बॉन्ड कैसे बनेगा कि ब्रोमीन शेयर करा है इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन जो है ना, जिस कार्बन के साथ आके ब्रोमीन लग रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ब्रोमीन को देगा। मतलब जैसे अब कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए थे दोनों कार्बन के, तो ये दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड अपना खत्म करेंगे और जिस कार्बन ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसको तो 4 कार्बन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड उसने दो एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक नीचे वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है। अब ब्रोमीन को उसने इलेक्ट्रॉन देना है तो कहाँ से देगा? तो वो जो नीचे वाला कार्बन है ना उसका इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन को दे देगा और फिर उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जो कि एक तरह से डेटिव बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब बॉन्ड बना लिया उसने इसके साथ, तो जो नीचे वाला कार्बन है उसका उसके साथ 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो उसका वो चला गया ब्रोमीन के पास, तो उस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड नहीं रहा है, वो चला गया ब्रोमीन के पास, तो इस पे पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा जो ब्रोमीन एटम था वो Br नेगेटिव बना के खड़ा हुआ था साथ। ठीक है, वो नेगेटिव है। अब ये जो हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो इस मॉलिक्यूल को ये इंटरमीडिएट बना है हमारे पास, बीच में बना है रिएक्शन के, तो इसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन या इसका एक और नाम होता है कार्बोनियमाइन। कार्बोकैटाइन इसलिए क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, या इसको हम कार्बोनियमाइन भी कहते हैं। सही है। अच्छा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे जो Br नेगेटिव है, जैसे ये देखेगा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये इसको अटैक कर देगा। अगेन एरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओगे लाइक दिस, और इसको अटैक करने के बाद ये एक ब्रोमीन तो ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ था ऊपर, नीचे वाले कार्बन पे भी एक ब्रोमीन आ जाएगा और हाइड्रोजन तो ऐसे ही लगे हुए हैं सारे। सर ये हमारे कार्बो पास ये कार्बो एनाइन जो है उसको ऐसे बोला जा सकता है द विच इज मेड ड्यूरिंग इंटरमीडिएट रिएक्शन। देखो, एक तो ये कार्बो एनाइन नहीं है, ये कार्बोकैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और दूसरा नाम इसका कार्बोनियम आइन है। एनाइन का वर्ड कहीं नहीं है इसमें। सेकेंडली, हाँ, ये एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सही है। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ है ना कि ये इलेक्ट्रोफाइल बना है और ये डबल बॉन्ड में आके ऐड हुआ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सही है। जी सर। ओके, और इसको हम नाम क्या देंगे? 1,2 डाइब्रोमो
इथेन वही है, मतलब जो मैं यूं करके बना रहा था वो मैंने तुम्हें वर्टिकली बना दिया, चीज वही है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल करके भी ऐसे भी बना सकता हूँ साथ में। कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल आया Br, एक ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव, जो दूर होगा उस पे पार्शियल नेगेटिव, जो करीब होगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दूर है डबल बॉन्ड से उसकी तरफ जा रहा होगा, और डबल बॉन्ड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव वाले को अटैक करेगा। जब इसको अटैक करेगा वो, तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है, किसी एक कार्बन के साथ आपने ब्रोमीन लगा देना है, किसी के साथ भी लगा दो। अगर मैंने इसके साथ लगा दिया है तो दूसरे कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो इंटरमीडिएट बना है ये है कार्बोकैटाइन। ठीक है, और जो दूसरा Br नेगेटिव है वो फिर क्या करेगा, दूसरे स्टेज में रिएक्शन के इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और एक ब्रोमीन यहाँ भी लग जाएगा, एक तो लग ही गया था पहले ही, और एक और लग जाएगा, 1,2 डायब्रोमो इथेन। हाँ जी, कोई सवाल कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके, सही है।